तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्जाम टारगेट परिवार में। कल हम लोगों ने सीपेज एनालिसिस को खत्म किया था तथा आज सॉइल मैकेनिक्स में एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉइल। तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉइल में हम क्या पढ़ेंगे, सॉइल में स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है। तो इसमें क्या देखने वाले हैं, मान लीजिए ये हमारी क्या सॉइल की सरफेस है, अर्थ सरफेस है ये हमारी, ठीक है, अर्थ सरफेस है। इसके ऊपर कोई पॉइंट लोड लग रहा है, इसका मान क्या है, Q है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये पॉइंट लोड लग रहा है इस अर्थ सरफेस के इस पॉइंट पर, मान लीजिए ये क्या A बिंदु है। अब इसके कारण से हमें मान लीजिए जेड डिस्टेंस नीचे यहां पर कोई पॉइंट क्या है, P है। यहां पर हमें क्या ज्ञात करना है, स्ट्रेस ज्ञात करना है। अब यहाँ पॉइंट P पर स्ट्रेस किन किन कारणों से आएगा। पहला तो हमारा जो स्ट्रेस आएगा वो क्या, जो यहाँ पर सॉइल है यहां से लेके यहां तक जो सॉइल है, मिट्टी है, उसका भार है, उसके कारण यहाँ पर स्ट्रेस आएगा। और दूसरी ये जो स्ट्रेस यहाँ पर लग रहा है उसके कारण स्ट्रेस आएगा। लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हम एनालिसिस करते हैं उसमें जो हमारी सॉइल के कारण यहाँ पर स्ट्रेस आ रहा है उसको क्या करते हैं, हम नेग्लेक्ट मान लेते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं। केवल जो यहाँ पर स्ट्रेस लग रहा है उसी के कारण हम स्ट्रेस को ज्ञात करेंगे। अब हमेशा क्या करते हैं, डायरेक्ट इस पॉइंट के नीचे ही नहीं ज्ञात करते हैं, इससे कुछ दूर भी ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए पॉइंट हमारा यहाँ पर होता P, तो भी यहाँ पर हम किस प्रकार से ज्ञात करते, उसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो साइंटिस्ट आए जिसका नाम है, एक साइंटिस्ट का नाम क्या है, बोजिनेस्क, BOUSSINESQUE। एक है बोजिनेस्क और दूसरे हमारे कौन से हैं, दूसरे हैं वेस्टरगार्ड, ठीक है, वेस्टरगार्ड साहब। तो बोजिनेस्क और वेस्टरगार्ड ने यहाँ पर स्ट्रेस ज्ञात करने के लिए फार्मूले दिए, मेथड बताए। उस मेथड को हम क्या किस नाम से जानते हैं, बोजिनेस्क जो मेथड दिया उसको जानते हैं बोजिनेस्क मेथड के नाम से, ठीक है, और वेस्टरगार्ड वाले मेथड को वेस्टरगार्ड मेथड के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करेंगे कौन सा, बोजिनेस्क मेथड। बोजिनेस्क मेथड में क्या हम पढ़ते हैं, इन्होंने एक फार्मूला दिया था स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ज्ञात करने का, कि मतलब अगर कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये वहां पर पॉइंट लोड लग रहा है। अब सॉइल के कारण तो हम ज्ञात नहीं करेंगे, केवल इसके कारण ज्ञात करेंगे, जो हमारा Q स्ट्रेस लग रहा है इस पॉइंट पर, उसके कारण यहाँ पर कितना स्ट्रेस होगा उसको ज्ञात करेंगे। मान लीजिए ये जो मतलब वर्टिकल डिस्टेंस है, यहां से टॉप से जेड डिस्टेंस नीचे पर है, और ये हॉरिजॉन्टल में कितना है, हॉरिजॉन्टल में इसकी दूरी मान लीजिए R है, ठीक है। तो इन्होंने एक फार्मूला दिया बोजिनेस्क साहब ने, वो फार्मूला क्या है, फार्मूला है यहां पर स्ट्रेस को अगर हम Q माने, स्मॉल q, ठीक है, तो Q माने या क्या मान ले, सिग्मा मान ले। सिग्मा इसको जनरली क्या सिग्मा जेड से दिखाते हैं, जेड क्यों दिखाते हैं, मतलब जेड डिस्टेंस नीचे है ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो इसको सिग्मा जेड से दिखाते हैं नॉर्मली जो किताबों में लिखा गया है, तो उसी आधार पे हम बता रहे हैं। देखिए सिग्मा जेड इक्वल टू इन्होंने क्या बताया, KB इंटू Q अपॉन जेड स्क्वायर। अब तो देखिए यहां पर हमने क्या माना है, यहां पर हमने Q को स्ट्रेस माना है, ठीक है, स्ट्रेस की यूनिट जो होती है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। लेकिन अगर हम Q को फोर्स के रूप में देखें, केवल मान लीजिए Q फोर्स लग रहा है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, किलो न्यूटन हो जाएगी, ठीक है। अब इस फोर्स के कारण यहाँ पर जो स्ट्रेस आता है उसको हम ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर Q जो होता है ये फोर्स है, जेड स्क्वायर क्या है, जेड यहाँ से वर्टिकल डिस्टेंस है और उसका स्क्वायर है, ठीक है। अब ये होता है क्या, बोजिनेस्क इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर आपको KB दिख रहा है, KB क्या है, बोजिनेस्क कांस्टेंट है। मेन कहानी इसी में छुपी हुई है, ठीक है, किसमें, KB में। KB की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 3/2 पाई इंटू 1/1 प्लस R/Z का होल स्क्वायर पूरे का पावर कितना, 5/2, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये हमारा बोजिनेस्क कांस्टेंट कहलाता है। ये R जो है, R इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, मतलब इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल कितनी दूरी पर है, Z जो है वर्टिकल डिस्टेंस है, बाकी ये आप जान रहे हैं, ठीक है। हमने देखिए अभी क्या, जब हम वेस्टरगार्ड को पढ़ेंगे तो उसमें इसी चीज को याद करने के लिए हम थोड़ा सा आपको ट्रिक बताएंगे।
देखिए मेनली आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा क्या जाता है। ऑब्जेक्टिव में जनरली ये पूछ लिया जाता है बॉजिनस इक्वेशन में जो बॉजिनस कांस्टेंट होता है उसका मान क्या होता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है 3/2 इंटू क्या है 1/1 प्लस r बाई जेड का होल स्क्वायर पावर 5/2। ये बस आप याद रखिए 3/2 सामने है और 5/2 क्या है पावर में है, ठीक है। अब देखिए इसके आधार पर बॉजिनस की मेथड के आधार पर हम जब स्ट्रेस ड्रा करेंगे, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को ड्रा करेंगे तो वो किस प्रकार से आएगा। पहला उसमें 3 केस बनते हैं। मान लीजिए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे आशा करते हैं अभी तक। चलिए इसको छोटा सा हम इधर बना देते हैं। यहाँ पर ये हमारा सरफेस था, ये पॉइंट टोल लगा था, जबकि जेड डिस्टेंस नीचे तथा आर डिस्टेंस साइड में एक पॉइंट क्या है पी है। जी ये पॉइंट पी है। अब पी जो है यहां से क्यू फोर्स के कारण यहां पर हमें स्ट्रेस ज्ञात करना है। अब देखिए ये वाला मेथड था। अब ये देखिए अगर हम इसको पूरा लिखते हैं क्या लिखेंगे, सिग्मा जेड इक्वल टू लिख देंगे क्या, ये वाला पूरा कांस्टेंट लिख देंगे 3/2 पाई इंटू 1/1 प्लस r बाई जेड का होल स्क्वायर पावर 5/2। ये पूरा हमारा हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा q/z स्क्वायर। देखिए अब इस इक्वेशन के आधार पर हम देखेंगे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम यहाँ पर हमारा क्या था पॉइंट रोड लगा था, इसके नीचे देखें तो जैसे जैसे इसके नीचे हम जाते रहेंगे, ठीक है, वैसे वैसे स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस का मान बढ़ता जाएगा। लेकिन एक बिंदु आएगा जिसके बाद अगर और नीचे जाएंगे तो स्ट्रेस क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा। ये हमारा किस केस में होगा, वर्टिकली जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ये हमारा कोई सेंटर लाइन है जिसपे हमारा पॉइंट लोड लग रहा है, इसके अगर हम राइट में जाएंगे कहीं पर, मान लीजिए यहाँ पर हमारे हैं जितना स्ट्रेस है, अगर इसके राइट साइड में जाना शुरू करते हैं तो क्या होगा, स्ट्रेस का मान घटना शुरू हो जाता है, चाहे राइट में जाए चाहे लेफ्ट में जाए, ठीक है। उसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ तक हम आते हैं, यहाँ तक हमारा स्ट्रेस बढ़ता वर्टिकल में, उसके बाद घटना शुरू हो जाता है। तो इसी प्रकार से एक हम स्ट्रेस कर्व ड्रा करते हैं जिसको हम पहला क्या नाम देते हैं, आइसो बार। उसको हम आइसो बार कहेंगे। वो किस प्रकार से ड्रा किया जाता है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए मान लीजिए हम क्या आए, यहां से कुछ डिस्टेंस हम नीचे आए, यहां पर जितना स्ट्रेस है इससे बाएं साइड में मान लीजिए यहां आ जाते हैं तो इससे इसकी अपेक्षा कुछ कम हो जाएगा स्ट्रेस यहाँ पर, ठीक है, कुछ कम हो जाएगा। लेकिन चाहे जो भी हो उससे मतलब नहीं है, कुछ कम हो जाएगा यहाँ पर आने पर। और अगर ठीक उतना ही दूरी हम इधर जाते हैं तो उतना ही इधर भी कम होगा, यानी कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे सेम स्ट्रेस हमारा होगा, क्योंकि यहाँ पर जितना था उतनी मतलब जितनी दूरी यहाँ से हम इधर चले उतनी दूरी यहाँ से इधर चले हैं, तो दोनों पर सेम स्ट्रेस होगा। उसी प्रकार से नीचे हम थोड़ा सा आते हैं तो हमने आपको बताया था वर्टिकली जब हम नीचे जाएंगे तो स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहाँ आए तो स्ट्रेस कुछ ज्यादा हो गया, ठीक है, इस पॉइंट से यहाँ पर ज्यादा स्ट्रेस है। अब अगर हम इसके बराबर यहाँ पर स्ट्रेस लाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट में कुछ इसकी तुलना में ज्यादा दूरी जाएंगे। तो मान लीजिए यहाँ तक हम आते हैं तो यहाँ पर स्ट्रेस के बराबर हमको यहाँ स्ट्रेस मिल जाता है। उसी प्रकार से इधर जाते हैं तो कुछ यहाँ तक जाते हैं तो मिल जाता है। अब थोड़ा सा हम और नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद हम क्या देखते हैं, यहाँ पर स्ट्रेस का मान और ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमें इसके बराबर करने के लिए कुछ और ज्यादा दूर जाना होगा। मान लीजिए यहाँ तक आते हैं तो हमारा स्ट्रेस जो है बराबर हो जाता है। लेकिन जैसे हम इसके नीचे आते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पर कोई मिड पॉइंट था, इसके हम नीचे आए तो नीचे आने के बाद देखते हैं हम क्या है, इसकी तुलना में यहाँ पर स्ट्रेस कम हो जाता है। अब स्ट्रेस कम हो गया लेकिन इतना भी कम नहीं हो गया कि क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसके बराबर स्ट्रेस लाना चाहते हैं, यहाँ पर कम ऑलरेडी था तो थोड़ा सा ही अगर हम इधर आते हैं तो इसके बराबर हमारा स्ट्रेस यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और अगर नीचे आते हैं तो हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं, इस पॉइंट पर हम देखते हैं कि हमारा जितना स्ट्रेस है वो इन सबों के बराबर ही है। ये थोड़ा सा यहाँ आ जाएगा। तो मेनली हमारा फोकस किस चीज पे था, हमारा एक आइसो बार बनाने पर फोकस था। इसको मान लीजिए यहाँ पर कर देते हैं थोड़ा सा। तो ये कुछ जो हम अगर इन पॉइंटों को मिलाते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, एक सर्कुलर शेप में बन जाता है, ठीक है। ये जो सर्कल बना है इसको अगर हम थोड़ा ठीक से बनाएं
तो यहाँ पर क्या होता है, एक सर्कुलर टाइप में कर्व बन जाता है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये जो है कर्व हमको किस तरह से दिख रहा है, एक प्याज की भांति दिख रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या नाम दे देते हैं, इसको हम दे देते हैं ओनियन कर्व नाम भी देते हैं। क्या, ओनियन बल्ब बोल देते हैं। ठीक है, इसको ओनियन बल्ब भी बोलते हैं या आइसोबार बोलते हैं। आइसोबार का क्या मतलब हुआ, जहां भी आइसो शब्द आता है तो आप इससे समझ जाइएगा कि आइसो का मतलब है वो कोई अगर लाइन है, आइसो लाइन है, तो उस पे जितने भी पॉइंट होंगे उसकी सबकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। तो उसी प्रकार से यहां पर आइसोबार हमने बनाया है, तो आइसोबार के हर एक पॉइंट पर क्या है, स्ट्रेस का मान समान है। तो आशा करते हैं आपको आइसोबार समझ में आ गया होगा। अब हमारी दूसरी कंडीशन क्या आती है, दूसरी कंडीशन में हम क्या करते हैं, मान लीजिए इसी प्रकार से ये हमारी अर्थ सरफेस थी, इस पे कोई पॉइंट टूट लग रहा था, लेकिन इस अर्थ सरफेस पर कोई पॉइंट टूट लग रहा था, लेकिन हम क्या करते हैं, हम हमेशा इन दोनों को वेरिएबल नहीं रखते हैं, किसी जेड डिस्टेंस पर हम केवल देखते हैं, यानी कि जेड जो होगा वो कांस्टेंट कर देते हैं। जेड को हम कांस्टेंट कर देते हैं, तब हम आर के मान में चेंज करते हैं और देखते हैं कि क्या परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए जेड डिस्टेंस नीचे हम देखते हैं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे मतलब इस जहां पर हमारा लोड लग रहा है क्यू, उसके ठीक नीचे अगर स्ट्रेस का मान लीजिए यहां पर है, इतना है। ठीक है, मान लीजिए क्या है, 3 यूनिट है। ठीक, तो अगर हम थोड़ा सा राइट में जाएंगे, थोड़ा सा राइट में बढ़ने पर यहां पर जाते हैं, जब आर का मान थोड़ा सा ज्यादा करते हैं तो क्या होता है, हमारे जो स्ट्रेस था वहां पर 3 ना होकर वहां पर 2.5 हो जाता है। उसी प्रकार से लेफ्ट में आते हैं तो वहां पर भी 2.5 हो जाता है। और अगर हम लेफ्ट में आते हैं थोड़ा सा, तो हम देखते हैं कि हमारा स्ट्रेस जो होता है वो 2 यूनिट हो जाता है, और उसी प्रकार से इधर भी 2 यूनिट हो जाता है। तो ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो ये वाला जो कर्व बनता है कुछ इस तरह से कर्व बनता है यहां से। तो यहां से हम क्या देखते हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो है जेड जब हम कांस्टेंट कर देते हैं, जेड कांस्टेंट हो गए यहाँ पर, तो आर का मान जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमारा स्ट्रेस का मान घटता जा रहा है। अभी क्यों घट रहा है, मैं अभी आपको यहाँ से इक्वेशन से मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए जेड तो कांस्टेंट हो गया, जेड पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आर का मान आप जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, जब आर 0 होगा हमारा तो क्या हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा, 1/1 मतलब ये पूरा 1 हो जाएगा, बाकी हमारा कितना कांस्टेंट बच जाएगा, 3/2π। लेकिन अगर हम जेड आर का मान बढ़ा रहे हैं, ठीक है, आर का मान 0 से बढ़ाना शुरू करते हैं, तो आर का मान बढ़ेगा तो इस ओवरऑल का पूरा मान बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका पूरा मान बढ़ेगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो भी बढ़ा हुआ मान मिलेगा। लेकिन ये जो हमारा पूरा क्या है, हर है। ठीक है, हर का मान आर के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है, लेकिन 1/, हर का मान क्या हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा। मतलब इसका मान जब पूरा बढ़ेगा तो इस टोटल भिन्न का मान क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा। जब इसका मान घटेगा, पूरा ओवरऑल घटेगा, तो हमारा सिग्मा जेड का मान क्या होगा, घटता जाएगा। लेकिन हमारा क्या है, आर का मान हम कितना भी बढ़ा दें, लेकिन क्या होगा, इसका मान 0 कहीं पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मैं आप मान लीजिए अगर आप इनफाइनाइट रख देते हैं आर, ठीक है, आर का मान इनफाइनाइट रख देते हैं, तब क्या होगा, ये वाली टोटल इक्वेशन 0 हो जाएगी, मतलब 1/∞ = 0 हो जाएगी। तब हमारा यहाँ पर स्ट्रेस का मान 0 हो जाएगा। लेकिन क्या आप इनफाइनाइट तक पहुंच पाएंगे, कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए क्या करते हैं हम, जब यहाँ पर लाते हैं तो इसको इसके पैरेलल कर देते हैं, क्योंकि हम इनफाइनाइट तक जब पहुंचेंगे तब ना 0 होगा, उससे पहले तो कुछ ना कुछ हमेशा मान रहेगा ही रहेगा। तो ये हल्का हल्का घटता जाता है, एकदम इसके पैरेलल हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको इस तरह से दिखाते हैं। ये हमारा पहला कंडीशन था जब हमारे दोनों वेरिएबल थे। ये हमारी दूसरी कंडीशन है जब हम क्या किए, जेड को कांस्टेंट कर दिए। ठीक है, जेड को कांस्टेंट करने पर हमारा ग्राफ इस तरह से आता है। लेकिन अगर वहीं हम क्या करते, जेड को कांस्टेंट ना करके आर को कांस्टेंट कर देते, यानी कि यहां पर हम केस थर्ड दिखा रहे हैं। केस थर्ड अगर हम यहां पर दिखाएं तो देखिए यहां पर आर डिस्टेंस हम ले लिए, ये वाली डिस्टेंस जो है आर है, आर पर हम इसको क्या करते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। यहां से
एक लाइन ड्रा कर देते हैं। तो लाइन को ड्रा करने के बाद जो हमारा कर्व प्राप्त होगा जेड के टर्म में, ठीक है, जेड को अगर हम घटाते बढ़ाते जाएंगे तो वो क्या प्राप्त होगा, जेड के घटने बढ़ने के साथ भी जो कर्व यहाँ पर हमको हॉरिजॉन्टल मिला है वही कर्व हमको क्या मिलता है, वर्टिकल में मिलता है। यानी कि इससे क्या प्रतीत हो रहा है, थोड़ा सा लंबा हो गया, आपको दिख नहीं रहा होगा नीचे तक, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। देखिए कुछ इस प्रकार से कर्व हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर कोई एक पॉइंट आता है जिस पर हमारा क्या होता है, स्ट्रेस का मान अधिकतम होता है, उसके ऊपर जाने पर घटता जाता है तथा नीचे जाने पर भी घटता जाता है, ठीक है। अच्छा, ये मान होता कितना है, ये जो मान होता है हमारा क्या, तो देखिए यहाँ पर हमें इस प्रकार से कर्व मिल रहा है, लेकिन ये जो मैक्सिमम हमारा पॉइंट आ रहा है, मैक्सिमम कहां पर आता है, जब हमारा देखिए r अपान जेड का मान, r अपान जेड का मान कितना आ जाता है, 0.817 आ जाता है। तो ये जो पॉइंट हमारा आता है मैक्सिमम पॉइंट आता है, यानी कि r बाई जेड का मान इतना आने पर कब आएगा, इतना, तो देखिए r तो हमारा कांस्टेंट है, जेड को हम इतना घटाएं बढ़ाएं कि हमारा इन दोनों का जो रेशियो हो वो 0.817 आ जाए, तो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम वाला पॉइंट प्राप्त होगा। तथा इस मैक्सिमम पॉइंट मतलब इस पॉइंट पे हमारा जो केबी का मान होगा, यानी कि क्या बोजीनियस कांस्टेंट का मान होता है, वो कितना होता है, 0.1337, ठीक है, 0.1337 नहीं, 0.1332 होता है इसका मान, केबी का मान। तो यहाँ पर इसका मान 0.1332 हो गया। जबकि यहाँ पर हम देखेंगे अगर, तो यहाँ पर क्या होगा, r बराबर जो 0 था तो वहां पर हमें मैक्सिमम स्ट्रेस प्राप्त हो रहा था, यहाँ केबी का मैक्सिमम मान कितना आ रहा था, 0.447। तो इसको आप याद कर लीजिए, हो सकता है अगले एग्जाम में आपसे पूछ ले कि जब हमारा हॉरिजॉन्टल में मतलब जेड कांस्टेंट करने पर मैक्सिमम केबी का मान कितना आ सकता है, तो वह 0.447, जबकि r को कांस्टेंट रखने पर केबी का मैक्सिमम मान कितना आता है, 0.1332। और ये कब आता है, जब हमारा r बाई जेड का मान 0.817 हो, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, बोजीनियस मेथड। अब हम बढ़ते हैं किधर, अब हम बढ़ते हैं वेस्टरगार्ड मेथड की तरफ। तो देखिए अब दूसरा हमारा क्या आ जाता है, वेस्टरगार्ड मेथड। वेस्टरगार्ड मेथड और बोजीनियस मेथड में क्या अंतर है, मैं अभी आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं। देखिए बोजीनियस मेथड में हमारा जो बोजीनियस कांस्टेंट था वो क्या था, 3/2 पाई इंटू 1/1 प्लस r बाई जेड का होल स्क्वायर पावर 5/2, ये था ना। अब देखिए इसमें परिवर्तन क्या होता है, यहाँ से जो 3/2 था वो उठ के चला जाता है, यहाँ बचता कितना, 1/पाई, यहाँ पर केवल 1/पाई बचता है। अब यहाँ से 3/2 उठता है तो जाता कहाँ है, जहां पर ये 5/2 था इसमें वहां पर चला जाता है, और 5/2 क्या होता है, गायब हो जाता है। अब यहाँ से 3/2 उठ के यहाँ चला गया। अब इसके अलावा और क्या अंतर है, इसके अलावा अंतर है, यहाँ 1 प्लस r बाई जेड का होल स्क्वायर था, यहाँ पर क्या लग जाता है, यहाँ पर 2 का गुणांक लग जाता है, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम है, kb इंटू क्यू अपान जेड स्क्वायर इसमें था, kw इंटू क्यू अपान जेड स्क्वायर इसमें है, ठीक है। क्यू अपान जेड स्क्वायर का गुणांक हर दोनों में है, लेकिन बस कांस्टेंट में कहाँ परिवर्तन हो रहा है मैंने आपको बता दिया। आशा करते हैं अब आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। तो वेस्टरगार्ड मेथड में इतना ही है, बस केवल आपको क्या कांस्टेंट याद कर लेना है, कितना है यही पूछा जाता है। इसके अलावा जो हमारा बोजीनियस की मेथड था ये केवल किसके लिए एप्लीकेबल था, केवल आइसोट्रॉपिक सॉइल के लिए एप्लीकेबल था, लेकिन जो वेस्टरगार्ड थे इन्होंने कुछ डेवलपमेंट किया आगे से, तो ये क्या था, एनिसोट्रॉपिक सॉइल के लिए भी एप्लीकेबल है। अब अच्छा एक चीज मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि जब हमारी सॉइल एनिसोट्रॉपिक के लिए ये फार्मूला जो है एप्लीकेबल है, तो क्या आइसोट्रॉपिक के लिए भी एप्लीकेबल होगा? तो इसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, इसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, इसका आंसर सही क्या होगा। अब हम आगे चलते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, हमने वेस्टरगार्ड मेथड पढ़ लिया तथा बोजीनियस मेथड पढ़ लिया। अब जैसे हमने बोजीनियस मेथड में ड्रा किया था क्या कर्व, ये वाला स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक उसी प्रकार से कर्व इसमें भी आता है, इसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर हम एक इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास ये जो हरी लाइन से हमने खींचा है हरे कलर से, ये क्या है, केबी का मान दर्शा रहा है किसके रेस्पेक्ट में, r बाई जेड के रेस्पेक्ट में, मतलब हम r बाई जेड का मान बढ़ा रहे हैं
और इधर भी बढ़ा रहे हैं तथा इधर भी बढ़ा रहे हैं, तो हमारा केबी जो है वो किस प्रकार से वेरी कर रहा है, और साथ ही साथ हमने जो रेड से दिखाया है वो के डब्ल्यू को दिखाया है। अब देखिए हम आपको बता क्यों रहे हैं, यहाँ से आपको मिल जाते हैं क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं वो आते हैं। यहाँ पर देखिए हमने 3 पॉइंट लिखे हैं। पहला क्या, जब r बाई जेड का मान कितना हो 1.5 के बराबर हो तो हमारा kb इक्वल टू के डब्ल्यू होता है, यानी कि जो हमारा बोजिनियस कांस्टेंट है और वेस्टरगार्ड कांस्टेंट वो दोनों क्या होते हैं, सेम पॉइंट पे मैच करते हैं, यानी कि उन दोनों का मान बराबर होता है, चाहे इधर देखें चाहे इधर देखें। ठीक है, जब हमारा r बाई जेड का मान ग्रेटर देन 1.5 होता है तो kb का मान क्या होता है, कम होता है, जबकि kw का मान ज्यादा होता है। और r बाई जेड का मान जब लेस देन 1.5 होता है तो kb ज्यादा होता है, kw कम होता है। इसको आप याद कैसे करेंगे, इसके लिए मैं आपको एक मजेदार ट्रिक बता रहा हूं। देखिए b क्या है, w से छोटा है, b हमारा दूसरे नंबर पर आता है, जबकि w किस नंबर पे आता है, w शायद 23वें नंबर पर आता है। जी हाँ, 23वें w xyz ना, हाँ 23वें नंबर पर आता है हमारा w। अब देखिए b छोटा है, w को आप बड़ा मान लीजिए। ठीक है, b को छोटा और w को बड़ा मान लीजिए। इसके बाद मैं आपको कहानी बताता हूँ। मान लीजिए r बाई जेड जो है ये एक दूरी है, बस कल्पना करने के लिए बता रहा हूँ, ये वास्तव में नहीं है, बस आपको मैं ट्रिक बताने के लिए बता रहा हूँ। r बाई जेड को मान आप दूरी मान लीजिए, कितना दूरी है 1.5 किलोमीटर। अगर 1.5 किलोमीटर पर ये दोनों आ जाते हैं, ठीक है, तो इसका मान और इसका मान मतलब बड़े वाले का मान और छोटे वाले का मान दोनों बराबर होता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे ये जो दोनों हैं 1 पॉइंट घर से, ये मान लीजिए इनका घर है, घर से 1.5 किलोमीटर की दूरी के अंदर है। ठीक है, 1.5 किलोमीटर के रेंज के अंदर है, तो क्या होगा, यानी कि घर के पास है। तो घर के पास जब होते हैं, अगर ये दोनों भाई हैं दोनों एक दूसरे के, तो होता क्या है, जो छोटा भाई होता है अक्सर क्या होता है, दादागिरी दिखाता है ना। तो घर के पास होने पर छोटा भाई अपने आप को बड़ा समझता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हमारे 1.5 के रेंज से अंदर होंगे तो हमारा b जो होगा kb का मान होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। और 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचेंगे तो लगभग दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। लेकिन जब 1.5 किलोमीटर की दूरी से ज्यादा दूर जाते हैं तो जिम्मेदारी किसके पास आ जाती है, बड़े भाई के पास जिम्मेदारी आ जाती है, वो छोटे भाई को संभालता है। ठीक है, तो अब क्या है, छोटा भाई कंट्रोल में आ जाएगा, छोटा भाई अंडर कंट्रोल आ जाता है और kw बड़ा हो जाता था, kb क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको याद करने के लिए कुछ बताने की कोशिश किया, आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी ये बात। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हम कुछ स्टैंडर्ड केस ले लेते हैं जिस पर हम देखेंगे कि हमारा स्ट्रेस किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसमें सबसे पहला हमारा केस क्या है, सर्कुलर एरिया। अगर हमारी कोई सॉइल जो है, सॉइल पर सर्कुलर एरिया में क्या लग रहा है, लोड लग रहा है, तो उसके कारण जेड डिस्टेंस नीचे पर हमारा स्ट्रेस कितना होगा तथा उसका कांस्टेंट क्या होगा। तो देखिए इसके नीचे जेड डिस्टेंस पर अगर हम स्ट्रेस निकालना चाहे सिग्मा जेड, तो इसका मान कैसे निकालेंगे, क्यू। क्यू क्या है, क्यू जो यहाँ पर हमारा स्ट्रेस लग रहा है इस पूरे एरिया पर। ठीक है, क्यू क्या होगा, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में स्ट्रेस लग रहा होगा। तो अगर वो क्यू है स्मॉल क्यू, तो उसमें क्या किस चीज का गुणा कर देंगे, 1 माइनस कास क्यू अल्फा का। अब ये अल्फा क्या है, अल्फा जो है यहां से जेड डिस्टेंस नीचे पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी को इसके इस किनारे से मिलाने वाली जो एंगल बनाता है इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहां से कास अल्फा का मान आप निकाल ही सकते हैं। कास अल्फा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ से हमें जेड पता है, यहाँ से हमें आर पता है, रूट में आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करके हम इसका मान निकाल लेंगे और कास अल्फा का मान निकाल लेंगे, उसके हिसाब से हम सिग्मा जेड का मान निकाल लेंगे। तथा इसका एक और फार्मूला होता है, सिग्मा जेड इक्वल टू स्मॉल क्यू इंटू 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस आर बाई जेड का होल स्क्वायर पावर 3/2। यानी कि यदि आप मतलब चाहे इससे निकालें चाहे इससे निकालें, दोनों चीजें सेम आएंगी। यानी कि जो इतना का मान है वो लगभग इसके बराबर होगा, तभी तो दिया दोनों। ठीक है, ये हमारा हो गया किसके, सर्कुलर एरिया के कंडीशन में। अब किसके एरिया में, आप किस में देखेंगे हम, लाइन लोड। अब ये देखिए, इसको आप देखें, घबराइएगा मत। ये क्या है, मान लीजिए ये हमारा क्या था, ये हमारा सरफेस था सॉइल का। अब ये बस एक परपेंडिकुलर सॉइल का सरफेस अगर ये है, इस पर बस ये परपेंडिकुलर ऐसे रख दिया गया, बाकी और कुछ नहीं है। लाइन लोड इस प्रकार से यहाँ पर रख दिया गया है, उसी को थोड़ा सा तिरछा 3D में दिखाने की कोशिश की गई यहाँ पर, बाकी और कुछ है नहीं। तो इसको आप याद करेंगे, इसका क्या मतलब फार्मूला क्या होता है,
सिग्मा जेड इक्वल टू 2q अपान पाई जेड इंटू 1 अपान 1 प्लस आर बाई जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए ये लाइन है, लाइन मतलब क्या होता है, लाइन सीधी होती है ना, तो ये भी एक इसका फार्मूला भी जो है सीधा साधा है। इसमें हर जगह जहां पर पावर है या मतलब गुणांक है, किसका गुणांक है? केवल 2 का। यहाँ पर भी देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। इसमें हर जगह 2 2 ही है और बाकी कोई गुणांक नहीं है। 2q अपान पाई जेड इंटू 1 अपान 1 प्लस आर बाई जेड का होल स्क्वायर, ये तो अब आपको याद हो गया होगा, बार बार आ रहा है, ठीक है। इसका जो पावर है वो 2 है, तो यहाँ से आप लाइन लोड का भी फार्मूला याद कर सकते हैं। ये सारे फार्मूले हो सकता है कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिए, इसलिए मैं आपको बस नोट करा दे रहा हूं, बाकी इसमें कुछ डेरिवेशन नहीं है। अब देखिए तीसरा हमारा क्या आता है, स्ट्रिप लोड। अब स्ट्रिप लोड आप इस तरह से इसका लोड दिया गया, आप कहेंगे कि ये भी तो इसी प्रकार से है जिस प्रकार से ये था, तो इसमें अंतर क्या है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ये लाइन लोड क्या होता था, मान लीजिए हमको एक दीवार बना रहे हैं, ठीक है, पतली दीवार, आधे ईंटे की दीवार हम कितना मान लीजिए बना दे रहे हैं, कितने 100 मीटर दूरी तक बना दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो लाइन लोड हो जाएगा। लेकिन अगर हम कोई घर बनाते हैं, घर पे क्या स्लैब डालते हैं, स्लैब जो है हमारी एक दीवार पर, मान लीजिए यहाँ ये कोई दीवार है, दीवार पर स्लैब का एक हिस्सा जाके ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो जो लोड लगा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिप लोड बोलेंगे। अब स्ट्रिप लोड जेड डिस्टेंस नीचे कोई पॉइंट पी है, इस पर हमें स्ट्रेस ज्ञात करना है स्ट्रिप लोड के कारण, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा जेड इक्वल टू क्यू अपान पाई इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। अब ये थीटा क्या है, थीटा देखिए ये एंगल है, लेकिन यहां पर आप जो थीटा रखेंगे, मान लीजिए 30 डिग्री एंगल पे है, ठीक है, तो यहाँ क्या रखेंगे, 30 रखेंगे, तो 30 नहीं रखना है, ठीक है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, 30 को क्या लिखते हैं, पाई बाई 6 लिखते हैं ना। यहाँ पर अगर आपका कहीं भी किसी भी जगह पर केवल एंगल लिखा रहे, थीटा लिखा रहे, तो उसको आप एंगल में नहीं लिखे, डिग्री में नहीं लिखे, उसको हमेशा किस में लिखते हैं, रेडियन में लिखते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जो थीटा लिखा जाएगा वो किस में लिखा जाएगा, रेडियन में। ये हमारे पास जो मेथड आते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अप्रोक्सीमेट मेथड। इसमें कुल 4 मेथड आते हैं, मैं 4 बताऊंगा। इसमें जो पहला हमारा आता है, देखिए ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, मान लीजिए सरफेस पर कोई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के 4 भागों में, इसको अगर हम 4 भाग में तोड़ देते हैं, तो देखिए एक पार्ट यहाँ, एक पार्ट यहाँ, एक पार्ट यहाँ, एक पार्ट यहाँ, इन चारों पार्टों में 4 पॉइंट पर हमारे क्या 4 प्रकार के स्ट्रेस काम कर रहे हैं, ठीक है। अब उस स्ट्रेस कह लीजिए, इसको लोड कह लीजिए, यहाँ पर ए बी सी डी पर 4 लोड काम कर रहे हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, Q1, Q2, Q3 तथा Q4। अब ये यहाँ पर काम कर रहे हैं, इसके कारण से, इन चारों के कारण से इसके सेंटर से जेड डिस्टेंस नीचे पॉइंट पी है, उस पर हमें स्ट्रेस ज्ञात करना है। तो ये मेथड बस क्या बताता है, बस ये बताता है कि आप मान लीजिए ए पॉइंट पर जो हमारा लोड काम कर रहा है उसके कारण आप यहाँ पर स्ट्रेस ज्ञात कर लीजिए, बी पॉइंट पर जो लोड कार्य कर रहा है उसके कारण ज्ञात कर लीजिए, सी पे जो कार्य कर रहा है उसके कारण ज्ञात कर लीजिए, तथा डी पे जो लोड कार्य कर रहा है उसके कारण। इन चारों के कारण अलग अलग ज्ञात करने के बाद उनको जोड़ दीजिए, बस यही ये मेथड कह रहा है, जो कि आप नॉर्मली जानते भी हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं कह रहा है, ठीक है। तो क्या है, Q1 मतलब Q1 के कारण हमारा स्ट्रेस क्या आ जाएगा, KB1 Q1 अपान जेड स्क्वायर। अब KB1 आप जानते हैं, फार्मूला हमने आपको बता दिया, वहां पे रख के आप इसको निकाल लेंगे। Q1 दिया है, Q1 दिया रहेगा, आप Q1 से निकाल लेंगे, जेड हमेशा सब सेम रहेगा, तो ये मान लीजिए हो गया, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्या आता है, ट्रेपेजॉइडल मेथड, इसको वेस्टरगार्ड जी ने दिया था, ठीक है। अब इसमें क्या बता रहा है, देखिए ये हमारा क्यू लोड लग रहा है, कहां पर, कोई एक फाउंडेशन है, फाउंडेशन पर हमारा क्यू लोड लग रहा है, ठीक है। ये जमीन पर फाउंडेशन इतनी दूरी पर बना है, लेकिन अगर हम जेड डिस्टेंस नीचे जाते हैं तो वहां पर हमारा जो फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस प्रकार से होता है, वो मेनली होता किस प्रकार से है, जब हम माने हम 1 यूनिट नीचे जाते हैं तो जो हमारा इस लोड के इन्फ्लुएंस में आने वाली एरिया है वो कितना हो जाती है, उसका n गुना, यानी कि n यूनिट बढ़ जाती है दोनों साइड में, ठीक है। तो यानी कि अगर हम z यूनिट नीचे आते हैं तो हमारी जो एरिया यहाँ पर थी चौड़ाई इसकी b, अब वो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, n इंटू जेड इधर बढ़ जाएगी तथा n इंटू जेड इधर बढ़ जाएगी, यानी कि जितनी दूरी नीचे है उसका n गुना दोनों साइड बढ़ जाएगी। तो इसका फार्मूला क्या आता है, सिग्मा जेड इक्वल टू आता है, सिग्मा जेड मतलब सिग्मा बार जेड क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस है
कहां पर, जेड डिस्टेंस नीचे पर। ये भी इसको इफेक्टिव स्ट्रेस मतलब, या मतलब जो भी कह लीजिए इसको, जेड डिस्टेंस नीचे पर हमारा स्ट्रेस ज्ञात करने का फार्मूला है। देखिए Q इंटू बी इंटू एल अपान बी प्लस 2nz प्लस इंटू एल प्लस 2nz। यहाँ पर BL जो एरिया था, अब एरिया कितना हो गया, इतना हो गया, मतलब इस एरिया को इस एरिया से भाग देंगे, उसके बाद जो हमारा जितना आएगा उसका गुणा कर देंगे Q में, तो यहाँ पर हमें स्ट्रेस पता हो जाएगा कि कितना स्ट्रेस आ रहा है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर हमें B तो दिख रहा है, मान लीजिए इसकी चौड़ाई थी, लेकिन इसमें हमें L तो कहीं दिख नहीं रहा है, हमें तो यहाँ पर Z दिख रहा है। तो देखिए मैं आपको बताऊंगा कि ये जो B है, B फाउंडेशन की चौड़ाई है, लेकिन हम देख क्या रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये जो फाउंडेशन है ये जमीन पर हमारे है, हमें क्या दिख रहा है, इधर से हमें देखने पर ये वाला बस हिस्सा दिख रहा है, क्या साइड व्यू दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको 3D में देखें, अगर इसको थोड़ा सा इसको घुमा कर हम इस तरह से कर दें तो फाउंडेशन हमारा ऐसे हो जाएगा। अब देखिए हमें ये वाला एरिया तो ये तो दिख रहा था, लेकिन ये नहीं दिख रहा था, ये हमारा यल है, मतलब पीछे की साइड में हमारा जो है उसको हम एल माने हैं, यानी कि इसको 3D में देखेंगे तो हमें पता चलेगा। तो जिस प्रकार जितना हम इधर बढ़ेगा उतना तो इधर भी बढ़ेगा ना, तो उसी प्रकार से ये वाला B था तो B प्लस 2nz हो गया, और L जहां था L प्लस 2nz हो गया। 2nz क्यों हो रहा है, nz इधर बढ़ रहा है, nz इधर बढ़ रहा है, तो दोनों को जोड़कर 2nz हो गया। तो ये हमारा हो गया ट्रापेजॉइडल मेथड, क्या ज्ञात करने का, स्ट्रेस ज्ञात करने का। इसके बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आता जो कि काफी एग्जाम में पूछा जाता है वो क्या है, न्यूमार्क इन्फ्लुएंस चार्ट। अब न्यूमार्क इन्फ्लुएंस चार्ट मैं अभी आपको बताता हूं। अप्रोक्सीमेट मेथड में हमारा ये तीसरा आ जाता है, क्या, न्यूमार्क इन्फ्लुएंस चार्ट। अब ये न्यूमार्क इन्फ्लुएंस चार्ट है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले देखिए इसे, जब सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा वो इसकी प्रॉपर्टी है कि इसमें जो है 10 कॉन्सेंट्रिक सर्किल बने होते हैं। अब कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल, कॉन्सेंट्रिक का मतलब जिसका सेंटर जो है वो सेम हो, ठीक है। अब ऐसे जो सर्किल बने हैं इन सभी का सेंटर जो है एक ही है, ऐसे ऐसे इसमें 10 सर्किल बने होते हैं, ठीक है, 10 सर्किल बनना जरूरी है। और उसके बाद ये जो रेडियल लाइन आपको दिख रही है, ये टोटल रेडियल लाइन कितनी होती है, टोटल रेडियल लाइन 20 होती है। अब 20 कहां से होगी, इसके सेंटर पे मान लीजिए आप रख लिए, यहां से 1 2 3 4 5, तो इस प्रकार से आप टोटल गिनेंगे तो आपको 20 लाइन मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा ऊपर से नीचे तक को आप एक मान रहे हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे तक अगर एक मानेंगे तो उस प्रकार से कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, यानी कि इसकी रेडियल लाइन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। पहला पॉइंट ये हो जाता है। और दूसरा पॉइंट क्या होता है, इसमें जितने भी आपको क्या दिख रहे हैं, जितने भी चार तरफ से घिरे हुए इमेज दिख रहे हैं, जैसे ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, मतलब इसमें से कोई भी जो जितने खाने दिख रहे हैं, हर खाने का जो एरिया होता है वो एरिया क्या होता है, वो समान होता है। और इसी एरिया को क्या हम बोलते हैं, इन्फ्लुएंस फैक्टर, ठीक है, इन्फ्लुएंस फैक्टर और इन्फ्लुएंस ऑफ एरिया, ठीक है, इसको बोलते हैं। अब देखिए इसमें इसकी जो प्रॉपर्टी होती है इन्फ्लुएंस चार्ट की, उसको मैं पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर नोट कर दिया हूं, मैं एक एक पॉइंट को आपको डिस्क्राइब करके बता रहा हूं। देखिए पहला क्या है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और शियर स्ट्रेस तीनों ज्ञात करने के काम आता था। इसके पहले अभी हमने जो पढ़ा था वेस्टरगार्ड मेथड और बोजनेस मेथड, जितने भी मेथड पढ़े उसमें क्या था, हम वर्टिकल स्ट्रेस और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस को ज्ञात कर रहे थे, लेकिन इसमें शियर स्ट्रेस को भी ज्ञात करने का तरीका मिल जाएगा आपको, ठीक है। एक पॉइंट ये हो जाता है। यहाँ पर जितने पॉइंट लिखे हैं सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन चारों को, इन सभी को ध्यान से देखिएगा तथा नोट कर लीजिएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, काफी अच्छे से हमने लिख दिया है। अब दूसरा पॉइंट इसमें जो आता है, स्ट्रेस डिटर्मिनेशन ऑफ एनी शेप, इसके द्वारा जो है किसी भी शेप का बस एक चार्ट बनाकर क्या ज्ञात कर सकते हैं, स्ट्रेस ज्ञात कर सकते हैं। इसके पहले हम क्या करते थे, बोजनेस इक्वेशन में, वेस्टरगार्ड में अलग अलग शेप के लिए हमने आपको अलग अलग फार्मूले बताया। आपका स्ट्रिप होता है उसके लिए अलग फार्मूला, लाइन लोड लग रहा है उसके लिए अलग फार्मूला, सर्किल में है उसके लिए अलग फार्मूला। इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, किसी भी शेप का हो आपके पास कोई भी तत्व क्या मतलब स्ट्रेस का एरिया हो, उसमें आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, स्ट्रेस ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर इस प्रकार का कुछ ऐसे इस तरह का कोई एरिया है जिसपे स्ट्रेस काम कर रहा है, ठीक है, जिसपे लोड काम कर रहा है,
उसका आपको क्या ज्ञात करना है, उस पे स्ट्रेस ज्ञात करना है, जेड स्ट्रेस नीचे। तो आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इस एरिया को जो ये शेप है इसको लाके आप यहाँ पर रख दीजिए। मान लीजिए इसको आप यहाँ पर लाके रखते हैं तो ये किस प्रकार से बन जाएगा, इसको थोड़ा सा अलग कलर से दिखाते हैं। ये मान लीजिए यहाँ पर आएगा तो कैसे बन जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा, ऐसे बन गया। तो ये जितने इस मतलब फ्लो चार्ट को जितने भाग को कवर कर रहा है उतने भाग का एरिया आप निकाल लीजिए, उससे आपका क्या पता चल जाएगा, आपका स्ट्रेस पता चल जाएगा। इस पे टोटल स्ट्रेस कितने हैं। मान लीजिए इसमें क्या होता है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी मतलब इनको गिन लीजिए तथा हर मतलब जितने भी एरिया हैं उनमें आप गुणा मतलब उनकी नंबर ज्ञात कर लीजिए। नंबर ज्ञात करने के बाद आप इस फार्मूले में रख दीजिए। ये फार्मूला क्या है, स्ट्रेस हमारा कितना काम कर रहा है इस पे, उसको यहाँ रखेंगे। IN मतलब इन्फ्लुएंस ऑफ ईच एरिया, एक एरिया का इन्फ्लुएंस कितना 0.005, ये दोनों हमें ज्ञात रहेंगे। यहाँ से आप n का मान निकाल के इसमें रख दीजिए, आपको पता चल जाएगा उस पे स्ट्रेस कितना काम कर रहा है। ठीक है। अब तीसरा हमारा पॉइंट क्या है, पॉइंट आउटसाइड और इनसाइड ऑफ लोडेड एरिया। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक जितने भी शेप थे उसके नीचे ज्ञात कर रहे थे। ठीक है, उसके नीचे ज्ञात कर रहे थे। जैसे ये हमारा एरिया होता था, यहाँ पर पॉइंट लोड लगता था, इसके नीचे ज्ञात करते थे यहाँ पर। लेकिन क्या होगा, अब हम मान लीजिए ये बॉडी है, बॉडी के हम अंदर भी ज्ञात कर सकते हैं कोई किसी पॉइंट पर स्ट्रेस, तथा उसके बाहर भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके मतलब इस बॉडी नहीं, मतलब इस एरिया के नीचे जो पॉइंट है उस पर ज्ञात कर सकते हैं तथा उसके बाहर भी ज्ञात कर सकते हैं इसके द्वारा। अब इसमें और क्या होना चाहिए, इसकी कंडीशन क्या है, इसको मतलब ये फार्मूला हमारा तभी एप्लीकेबल होगा जब हमारी सॉइल कैसी होगी, सेमी इनफाइनाइट होगी, आइसोट्रॉपिक होगी तथा होमोजीनियस होगी। ठीक है। इसके बाद क्या आता है, नॉट एप्लीकेबल फॉर लेयर्ड स्ट्रक्चर। अगर हमारा कोई लेयर स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर पर दूसरा स्ट्रक्चर बना, उस पर तीसरा स्ट्रक्चर बना, मतलब लेयर बाय लेयर बना है, तो उस पे क्या होगा, उसके लिए ये लागू नहीं होगा। और क्या है, 10 कंसेंट्रिक सर्किल था 20 रेडियल लाइन, इसको हमने आपको बता ही दिया। अब देखिए इन्फ्लुएंस ऑफ ईच एरिया हम निकालते कैसे हैं। देखिए हमने आपको बताया क्या, इसमें 10 कंसेंट्रिक सर्किल तथा 20 रेडियल लाइन होते हैं। तो इसको अगर इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आ जाता है 200, यानी कि हमारे पास जितने ये वाले एरिया है, ये वाले भाग है, ये टोटल कितने हैं 200, तथा हर का इन्फ्लुएंस जो है वो सेम है। तो हम जब एक का इन्फ्लुएंस निकालेंगे तो उसको कैसे करेंगे, 1/m क्रॉस n। m क्या है, हमारा कंसेंट्रिक सर्किल का नंबर, n क्या है रेडियल लाइन का नंबर, 1/m क्रॉस n, यानी कि 10 क्रॉस 20 करेंगे तो इसका मान जो आता है 0.05 आता है। ठीक है। ये वाला पॉइंट एग्जाम में काफी बार पूछ लिया जाता है, इसको याद करना बहुत जरूरी है। ये क्या पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा इन्फ्लुएंस ऑफ ईच एरिया कितना होता है, या इन्फ्लुएंस फैक्टर कितना होता है किसमें, इसमें कौन सा चार्ट है, न्यूमार्क इन्फ्लुएंस चार्ट है। ठीक है, न्यूमार्क इन्फ्लुएंस चार्ट में इन्फ्लुएंस फैक्टर कितना होता है, तो 0.05 होता है। इसका स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले से निकालना, IN इंटू Q इंटू M। IN क्या है 0.005, Q हो गया, M जो हमारा होगा, जो शेप हम उस पर रखेंगे, कितने भाग को कवर कर रहा है उसका नंबर यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा क्या, न्यूमार्क इन्फ्लुएंस चार्ट। इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अब इसके बाद हमारा एक और बच जाता है अप्रॉक्सीमेट मेथड में, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस आइसोबार। स्ट्रेस आइसोबार क्या होता है, मैं आपको यहीं पर थोड़ा सा समझा दे रहा हूं। स्ट्रेस आइसोबार में कुछ नहीं, बस इससे एक पॉइंट आता है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, वो क्या है, स्ट्रेस आइसोबार मान लीजिए यहाँ पर कोई स्ट्रिप है, मान लीजिए यहाँ पर कोई स्ट्रिप है जिस पर लोड लग रहा है, तो इसके कारण क्या होगा, एक आइसोबार बन जाएगा। ठीक है, आइसोबार बनेगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया तथा एक ये हो गया। जो सबसे नीचे वाला आइसोबार है इस पर कितना स्ट्रेस है 0.2Q, इसके ऊपर 0.4Q, इसके ऊपर 0.6Q। अब आपसे पूछा क्या जाता है 0.2Q स्ट्रेस हमारा कहां पर होता है। अगर ये वाली जो डिस्टेंस है, ये मतलब चौड़ाई जो है B है, तो कितने डिस्टेंस नीचे पर, तो Z का मान हमारा कितना होना चाहिए, Z का मान हमारा होना चाहिए 1.5B, यानी कि जब हमारा Z का मान 1.5B होगा तो हमारा स्ट्रेस का मान कितना होगा
0.2 क्यूब, यही वाला पॉइंट आपसे पूछा जाता है, इसको आप याद कर लीजिए बस, बाकी और कुछ इसमें पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो अब आज के लिए हमारा जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉइल था वो खत्म होता है। अब अगले पार्ट में, अगले चैप्टर में हम शुरू करेंगे क्या, कंसोलिडेशन। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।